Hello everyone and welcome back to the channel. So today I am going to solve O-Level Physics 5054 Paper 1 Variant 1 May-June 2024. So let's begin with our paper. Question number 1. A measuring cylinder containing water is placed on a top pan balance. An object is placed into the measuring cylinder. What is the mass and what is the volume of the object? अच्छा, सबसे पहले तो मास मेजर करने के लिए उसने हमें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस दिया हुआ है. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे उसने जो हमें टोटल रीडिंग दी है मेजरिंग सिलेंडर ऑफ वाटर की, दैट इज़ 20 ग्राम्स. सही है. और जब इसने ऑब्जेक्ट को इसमें इमर्स कर दिया तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की रीडिंग इंक्रीज़ हो गई 254 ग्राम्स. सही है. तो अगर हम इन दोनों रीडिंग्स का डिफरेंस निकालें तो हमारे पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाएगा. तो 54 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 34 ग्राम्स. सही है. तो अब हमें ये पता चल गया कि इधर या तो हमारा आंसर सी है या फिर डी है. अब ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालने के लिए देखें हम क्या करेंगे. हम वाटर के वॉल्यूम्स को नोट करेंगे. ऑब्जेक्ट की इमर्शन से पहले जो हमारे पास वाटर का वॉल्यूम था दैट इज़ अ नंबर बिटवीन 5 एंड 10. दैट इज़ एग्जैक्टली मिड वे 5 एंड 10. तो 5 एंड 10 के मिड में आता है 7.5. ठीक है. ये हमारा वॉल्यूम है बिफोर द इमर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाटर. अब जब हमने इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया वाटर में तो हमारे पास वाटर की वॉल्यूम का लेवल आप देखें 15 और 20 के मिडवे चला गया. और 15 और 20 का मिडवे होता है 17.5. तो ये हो गया 17.5 सेंटीमीटर क्यूब. सही है. तो अगर मैं इन दोनों वॉल्यूम्स का डिफरेंस निकाल लूँ तो मेरे पास ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आ जाएगा. So I'll do as stated 17.5 minus 7.5. This is equals to 10 सेंटीमीटर क्यूब. तो इस तरह मेरे पास जो आंसर आया दैट इज़ ऑप्शन सी. सही है. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. क्वेश्चन नंबर 2. विच क्वांटिटी इज़ अ वेक्टर. सही है. ए डिस्टेंस, बी फोर्स, सी मास एंड डी स्पीड. सबसे पहले तो डिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि अब ये एक थ्योरी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. सही है. तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया. दूसरा ऑप्शन पे जाते हैं फोर्स. या दैट्स परफेक्ट क्योंकि फोर्स हम जब भी लगाते हैं तो वो किसी ना किसी डायरेक्शन में लगाते हैं. फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन फोर्स हमने लगाई किसी ऑब्जेक्ट पे इन द राइट डायरेक्शन. सही है. वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करते हैं. ऑप्शन सी मास. एज वी ऑल नो कि मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. तो ऑप्शन सी इज़ ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन डी स्पीड. स्पीड इज़ ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देते हैं नॉट द डायरेक्शन. ओके. स्पीड हमें ना नेगेटिव में मेजर करते हैं तो हम सिर्फ पॉजिटिव में मेजर करते हैं. और वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है. सो ऑप्शन डी इज़ ऑल्सो रॉन्ग. हेंस हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी. ओके. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Question 3 says the table shows the distance traveled by a car in each 2 seconds time interval during a 12-second period of its journey. सही है. तो उसने हमें 2 सेकेंड टाइम इंटरवल के साथ उसने हमें कार की जर्नी के बारे में मुख्तलिफ डिस्टेंस जो कार ने ट्रैवल किया वो बताया. विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ द कार. सबसे पहले तो हम टेबल को रीड करते हैं. तो अगर हम टेबल को रीड करें तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में उसने 10 मीटर्स ट्रैवल किया. मतलब द कार वॉज मूविंग, द कार वॉज नॉट एट रेस्ट. तो ठीक है. नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में भी उसने 10 मीटर्स ट्रैवल किया. इसका मतलब कार वॉज अगेन ट्रैवलिंग. इट वॉज नॉट एट रेस्ट लेकिन इट वॉज एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड. फर्स्ट 2 सेकेंड्स और सेकेंड 2 सेकेंड्स में दोनों में इसमें सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया विच मीन्स द कार वॉज एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड. अच्छा, 4 to 6 में क्या हुआ कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है हमारे पास कार ने कांस्टेंट स्पीड पे ट्रैवल नहीं किया क्योंकि कार ने 2 सेकेंड्स में सिर्फ 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया. फिर अगेन 6 to 8 में कार ने 13 ट्रैवल किया. तो 8 to 10 में कार ने 16 किया विच मीन्स द कार एक्सेलरेटेड. सही है. और इन द लास्ट 2 सेकेंड्स उसने 23 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया विच मीन्स इट एक्सेलरेटेड एट अ वेरी हाई रेट. तो फर्स्ट 4 सेकेंड्स में जो है हमारे पास कांस्टेंट स्पीड है और नेक्स्ट हमारे पास जो 2 4 6 8 सेकेंड्स है उसमें हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती तो ये होता 11 फिर 13 फिर यहाँ आ जाता 15 और इधर आता 17. इफ़ इट वॉज समथिंग लाइक दैट देन देयर वुड बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब हम अपने ऑप्शंस पढ़ते हैं.
Move with constant speed from 0 to 4 seconds, followed by a non-uniform acceleration. That is what I stated, so that's correct. Moving with constant speed from 0 to 4 seconds, then uniform acceleration. No, uniform acceleration तो नहीं थी, क्योंकि अभी मैंने आपको इसकी रीजनिंग दी है पूरी. सो इट्स रॉन्ग. एट रेस्ट फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड्स. अब फर्स्ट हाफ पढ़ के हमें आइडिया हो रहा है कि ये ऑप्शन गलत है. एट रेस्ट फ्रॉम 0 to 4 seconds, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज द कार वॉज मूविंग, क्योंकि उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है. अगर यहाँ पे दोनों 0 मीटर्स होते तो हम ऑप्शन सी या डी को कंसिडर कर सकते थे. सो हेयर आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ क्वेश्चन 4. Two cubes x and y have the same mass, but the length of a side of x is twice that of y. Okay, what is the value of the ratio density of x and density of y? तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों की डेंसिटीज निकालनी पड़ेंगी. तो अगर हम देखें तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम. ठीक है, मास यहाँ पे हमारे पास सेम है. अब क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हमें क्यूब के वॉल्यूम के फार्मूले से रेफ़र करना है. सो हेयर्स मिक्स ऑफ सम मैथमेटिक्स ऑल्सो, क्योंकि बिल्कुल क्यूब का बेसिक फार्मूला है एंड एवरी वन नोज दैट इज़ एल क्यूब, वेयर एल इज़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ क्यूब. अब यहाँ पे उसने बताया कि साइड एक्स की जो लेंथ है वो ट्वाइस है दैट ऑफ वाई. तो हम वाई की अगर लेंथ को कंसिडर करें एक्स, तो इसका मतलब हमारे पास जो एक्स की हमारे पास क्यूब एक्स की जो लेंथ होगी वो होगी 2x. सही है. तो पहले मैं y की डेंसिटी निकालता हूँ सबसे पहले, और अगर मैं y की डेंसिटी निकालूँ तो हो जाएगा मास को हम m ले लेते हैं, और वॉल्यूम हमारे पास y का आ जाएगा x क्यूब. सही है. तो मेरे पास ये y की डेंसिटी आ गई. अब मैं निकालता हूँ x की डेंसिटी. x की डेंसिटी मेथड निकालता हूँ, तो ये आ रही है मेरे पास मास m ले रहा हूँ अगेन क्योंकि सेम है, और 2x का होल क्यूब. सही है. तो मेरे पास x की डेंसिटी आ जाएगी मास डिवाइडेड बाय 8x क्यूब. ओके, स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक चीज़ आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. तो अब मैं इसको ऊपर दोनों का रेशियो लेता हूँ तो हमारे पास थिंग्स क्लियर हो जाएंगी. डेंसिटी ऑफ x और y. तो मेरे पास x की डेंसिटी आई है मास ओवर 8x क्यूब, और मेरे पास y की डेंसिटी आई है m ओवर x क्यूब. तो m से m हमारे पास कैंसिल हो गया. ठीक है. तो अब हमारे पास बचा, अब देखें इसको सिंपल करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको कुछ की वर्किंग नीचे करके दिखाता हूँ जस्ट फॉर सिंपलिसिटी. कि देखें अब मेरे पास यहाँ पे m ओवर 8x क्यूब था x का मास और x की डेंसिटी. सही है. मैंने यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाया, अदर मैंने करा m ओवर x क्यूब. ये मेरे पास x की डेंसिटी है, ये y की है. ठीक है. अब आप देखें जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा. m ओवर 8x क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब ओवर m. सही है. इस तरह देखें कितना सिंपल हो गया, आपको आराम से समझ आएगा. m से m मैंने कैंसिल किया तो मेरे पास बचा x क्यूब डिवाइडेड बाय 8x क्यूब. x क्यूब से x क्यूब हुआ पूरा कैंसिल. अब मेरे पास जो रेशियो बचा दैट इज़ 1/8. इसको जब आप कैलकुलेटर में पुट इन करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 0.125. दिस इज़ आवर फाइनल आंसर. तो इसका जो हमारा हमारा जो आंसर है, ये जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए. सही है. अगर मैं आपको एक बार फिर बताऊं तो पहले मैंने y की डेंसिटी निकाली, फिर x की निकाली. मैंने जो लेंथ थी एक साइड की उसको मैंने कंसिडर किया y को x, तो उस हिसाब से मेरी x की लेंथ आई 2x. ओके. तो मैंने एक वेरिएबल बेसिकली पिक कर लिया जिसके थ्रू ताकि मैं जब सॉल्व करूं तो कोई डिफ़िकल्टी ना हो. अगर आप चाहें यहाँ पे आप कोई रैंडम वैल्यू भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने y की वैल्यू ले ली 2 और x की वैल्यू ले ली 4, लेकिन उससे कन्फ्यूजन हो जाएगी ज़्यादा. सही है. तो आई प्रेफर या आई एडवाइस कि टेक वेरिएबल्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 5. An object slides down to a frictionless slope as shown. As the object presses on the surface pushes back on the object. ये एक फ्रिक्शनलेस स्लोप है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है यहाँ पे कि इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारे पास नीचे मूव कर रहा है तो अपोजिंग फोर्स कोई नहीं है क्योंकि फ्रिक्शनलेस स्लोप है. एज द ऑब्जेक्ट प्रेसेस ऑन द सरफेस पुशेस बैक ऑन द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहा है सरफेस पे जिसकी वजह से सरफेस पुश बैक कर रही है. इन विच डायरेक्शन डस द सरफेस पुश बैक ऑन द ऑब्जेक्ट. तो दैट्स वेरी सिंपल.
ऑब्जेक्ट हमारा सरफेस पे जो प्रेशर लगा रहा होगा ऑब्वियसली वो डाउनवर्ड्स लगा रहा होगा, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सही है, तो ऊपर फोर्स लगेगी और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बट दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे जो ये बात कर रहा है दिस इज़ नॉट अबाउट वेट, बिकॉज वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये एक अलग तरीके की फोर्स है जो कि ग्राउंड ऑब्जेक्ट पुश कर रहा है। ये फोर्स क्यों लग रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पुश कर रहा है, जिसकी प्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से ग्राउंड ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है। तो इस वजह से हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन सी, सही है, नॉट ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड। Question 6. A car traveling on a straight road brakes and comes to a stop. Which law gives the expression for calculating the thinking distance and gives a variable that affects the thinking distance? सही है। तो थिंकिंग डिस्टेंस की एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम बेसिक एक्सप्रेशन पर रेफर करते हैं जो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस की है, दैट इज़ के थिंकिंग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस इक्वल्स टू स्टॉपिंग डिस्टेंस, सही है। तो अब अगर मुझे थिंकिंग डिस्टेंस निकालना है तो मैं ब्रेकिंग डिस्टेंस को राइट हैंड साइड पे भेज दूंगा, जो कि वहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरह मेरे पास थिंकिंग डिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो थिंकिंग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्टॉपिंग डिस्टेंस माइनस ब्रेकिंग डिस्टेंस। इस तरह मेरे पास एक एक्सप्रेशन बन गई फॉर कैलकुलेटिंग द थिंकिंग डिस्टेंस, सही है। तो अब मुझे पता चल गया है, तो मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। नाउ वेरिएबल दैट अफेक्ट्स द थिंकिंग डिस्टेंस, ऑब्वियसली अब आप देखें, अगर लोड कैरीड यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें तो लोड कैरीड वुड नॉट मेक अ ड्राइवर टू थिंक दैट कि उसे ब्रेक करना चाहिए या ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज कि वो ब्रेकिंग इफेक्ट को ब्रेकिंग डिस्टेंस को अफेक्ट करेगा, नॉट द थिंकिंग डिस्टेंस। जबकि जो एक स्पीड ऑफ अ कार है दैट कम्स फर्स्ट टू द माइंड ऑफ अ ड्राइवर व्हेन अप्लाइंग अ ब्रेक। If the speed is high, the driver won't apply the brakes all at a sudden. सही है, he would take some time, apply the brakes gently, hence the car will come to rest in a few more seconds comparative to a low speed. सही है, तो अगर आप देखें that comes speed of a car comes first to the driver's mind, तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन डी, सही है। नाउ क्वेश्चन 7. An unstretched spring of length 15 centimeter stretches by 4 centimeter when a mass of weight 6 Newton is suspended from it. यानी उसने बोला 4 सेंटीमीटर तक वो स्ट्रेच हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है जब उस पर 6 न्यूटन का आप वेट लगाते हैं। द स्प्रिंग डज नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा, अब ये उसने हमें क्यों बताया हुआ है, ताकि हम प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ कर सकें ऑफ एक्सटेंशन एंड वेट, सही है, जो कि हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। What is the total length of the spring when the weight of the suspended mass is 3 Newton? Okay. अब आप देखें यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ करेंगे बिटवीन द वेट एंड एक्सटेंशन। जब उसने 6 न्यूटन्स का वेट लगाया तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स की एक्सटेंशन आई, सही है। अब अगर वो 3 न्यूटन्स का वेट लगाएगा तो हमारे पास कितनी एक्सटेंशन आएगी, लेट मी टेक अ वेरिएबल वाई सेंटीमीटर्स, सही है। तो अगर अब मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास एक्सटेंशन आ जाएगी, तो 6y इज़ इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज़ इक्वल्स टू 12। तो हैंस देयरफॉर मेरे पास जो y की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब मैं अपने 3 न्यूटन का वेट लगाऊंगा तो मेरे जो स्ट्रिंग है जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड करेगी बाय 2 सेंटीमीटर्स। अब लेकिन उसने मुझसे एक्सटेंशन नहीं मांगी, उसने मुझसे मांगी है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ के लिए मैं क्या करूँगा, टोटल लेंथ के लिए मेरे पास जो ओरिजिनल लेंथ है दैट इज़ 15, उसमें मैं ऐड करूँगा एक्सटेंशन दैट इज़ 2, तो मेरे पास टोटल लेंथ आएगी 17 सेंटीमीटर्स। अंडरस्टूड। ओरिजिनल लेंथ पे मैंने एक्सटेंशन को ऐड किया तो मेरे पास टोटल लेंथ आई 17 सेंटीमीटर्स, हैंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन 8. Which statements describing the moment of a force about a pivot are correct? Statement 1. The moment of a force is a measure of the turning effect of force. Yeah, that's obvious, क्योंकि अगर मैं आपको एक लिंक बनाऊँ उससे, तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसका दूसरा नाम होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, तो कोई स्टूडेंट इसको उससे भी लिंक कर सकता है। लेकिन दैट्स लॉजिक यहाँ पे ये है कि पिवट के अराउंड हमारे पास कहीं अगर यहाँ पे वेट लग रहा होता है तो उसको हम उसका डिस्टेंस लेके परपेंडिकुलर
और वेट की वैल्यू लेके उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मोमेंट ऑफ अ फोर्स आता है विच इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सही है। और स्टेटमेंट 2, द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। दैट्स करेक्ट। ये मोमेंट ऑफ फोर्स इसकी डेफिनेशन बता दी। द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑन द पिवट। नो, दैट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, क्योंकि प्रेशर का कोई लिंक ही नहीं है यहाँ पे। प्रेशर इज फोर्स एंड प्रेशर मेक्स अप समथिंग एल्स, and moment of force is equal to force into perpendicular distance. So the correct statements are statement 1 and statement 2. So our correct answer is option A. Now let's move on to the next question. Question 9. Four objects have identical shapes but different distribution of mass. The center of gravity of each object is shown by the dot marked G. Which object is the most stable? अच्छा, स्टेबिलिटी जो हमारी डिपेंड करती है वो दो चीज़ों पे करती है। सबसे पहले तो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG, और जो हमारी दूसरी चीज़ है दैट इज़ द बेस एरिया। सही है। अगर हमारा बेस एरिया कम होता है तो हमारी स्टेबिलिटी जो है वो भी कम होती है, और अगर हमारा बेस एरिया ज़्यादा होता है ऑब्वियसली हमारी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होता है तो हमारी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, एंड वाइस वर्सा। अगर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसी बेसिस पे अगर आप जज करें यहाँ पे तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट किस पे है, दैट इज़ इन ऑप्शन C। सो दिस इज़ आर करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ C। लेकिन अब अगर यहाँ पे आप बाकी उसको देखें, जितने भी उसने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कंपेरेटिवली सब में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन C। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन C। Question 10. An object of mass 5 kg is pushed up a slope at a steady speed of 2 meters per second. Which calculation gives the change in gravitational potential energy from the bottom to the top? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मांगा है उसने हमसे, एंड वी ऑल नो कि जब हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना होता है तो हमें ये देखना होता है कि ऑब्जेक्ट कितनी हाइट तक लिफ्ट हुआ, बिकॉज उसका फॉर्मूला एक्चुअली ये होता है GPE इज इक्वल्स टू mg एंड h इज़ द डिस्टेंस मूव्ड वर्टिकली। जितना डिस्टेंस उसने ऊपर जाने के लिए मूव किया दैट इज़ 3 मीटर्स। सही है। और मास उसने हमें बताया 5 kg। जी की वैल्यू हमारे पास है 9.81। अच्छा, वाई नॉट 8 मीटर्स? 8 मीटर्स इसलिए नहीं क्योंकि 8 मीटर्स जो डिस्टेंस है वो उसने हॉरिजॉन्टली ट्रैवल किया है, और अगर यहाँ पे फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास यहाँ पे कोई और वैल्यू मांगी होती तो हम इसको कंसिडर कर सकते थे। लेकिन द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम इन द माइंड ऑफ अ स्टूडेंट व्हेन सीइंग चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्टिकल डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड। ठीक है। सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। m इज़ 5, g इज़ 9.81 एंड h इज़ 3। तो इसको देखते हुए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन B। ओके, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 11. Question 11. A student of mass 60 kg climbs some steps. He travels a horizontal distance of 2 meters and a vertical distance of 1.5 meters. ठीक है, उसने फिर से वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस दिए हैं। What is the work done against the force of gravity? Work done against the force of gravity. ग्रेविटी कहाँ पे लग रही होती है? ग्रेविटी लग रही होती है नीचे की तरफ। तो अगर कोई वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा तो ऑब्वियसली वो वर्क डन होगा अपवर्ड्स। जैसे कि यहाँ पे ये स्टूडेंट मूव कर रहा है अपवर्ड्स, ये स्टूडेंट यहाँ पे था और जब ये स्टेप्स क्लाइम कर लेगा तो एक्चुअली ये इस डिस्टेंस पे पहुँच जाएगा। सही है। सो अगर हमें वर्क डन निकालना है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो हम F/d का जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसमें हम वर्टिकल डिस्टेंस को कंसिडर करेंगे, क्योंकि उसने हमसे जो वर्क डन मांगा है दैट इज़ अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सही है। तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को भी यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो अब मुझे फोर्स यहाँ पे क्या होगी? मेरी फोर्स होगी ऑब्वियसली मेरा वेट, लेकिन उसने मुझे यहाँ पे मास दिया हुआ है। सो नो प्रॉब्लम, मैं W इज इक्वल्स टू mg का फॉर्मूला यूज़ करूँगा और यहाँ से मैं वेट निकाल लूँगा। तो वेट मेरे पास आएगा मास दैट इज 60 मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू 9.81। सही है। तो मेरे पास इस वक्त जो ऑब्जेक्ट का वेट आ रहा है मैं इसको कैलकुलेटर में पुट इन करता हूँ। 60 मल्टीप्लाइड बाय 9.81, so that is 588.6। सही है। ये मेरे पास वेट आ गया। अब मैं लगाता हूँ F/d।
588.6 मल्टीप्लाइड बाय डी दैट इज़ 1.5. तो मेरे पास जो वर्क डन आ रहा है दैट इज़ 588.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, 882.9 882.9 जूल्स. इसको मैं टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाता हूँ, दैट इज़ 880 जूल्स. So this is the value of work done, hence our answer is option C. Question 12. Which method of producing electricity does not involve a turbine? A. Hydroelectric power station, B. Nuclear, C. Solar and D. Wind generator. इसमें दो ऑप्शंस तो ऑब्वियस हैं जो कि नहीं हो सकते, दैट इज़ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, बिकॉज यहाँ पे फास्ट फ्लोइंग वाटर जो होता है उसको टर्बाइंस के जरिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. सो दैट्स इनकरेक्ट. सही है, बी और सी को मैं भी छोड़ रहा हूँ. लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शन डी, विंड जनरेटर. यहाँ पे हमारे पास जो विंड चल रही होती है, जो हवा चल रही होती है, उसको हम टर्बाइंस के थ्रू, विंड टर्बाइंस के थ्रू कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सही है. सो ए और डी तो ऑब्वियस है कि ये नहीं हो सकते. नाउ अब बी और सी, न्यूक्लियर पावर स्टेशन. जब एक स्टूडेंट देखता है तो उसके दिमाग में ये आता है कि यहाँ पे तो न्यूक्लियर रिएक्शंस का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे भी टर्बाइन नहीं होता. एंड सी सोलर्स में तो ये ऑब्वियस है कि डायरेक्ट हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है. तो अब बी और सी में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कैसे करेंगे. एक्चुअली न्यूक्लियर पावर स्टेशन में होता क्या है कि हमारे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं. जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है ना, दैट इज़ स्टीम. सही है. इसको हम टर्बाइंस के थ्रू बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराते हैं. सही है. द न्यूक्लियर रिएक्शंस generate heat and this steam is converted into electrical energy through turbines. तो हमारे पास ऑप्शन बी भी नहीं होगा, hence the option left is option C, solar cells, because heat energy from the sun is directly converted into electrical energy. Question 13. The input power to a lamp is 6 watts. The lamp wastes 2.7 joules of energy in 3 seconds. What is the efficiency of the lamp? अब यहाँ पे हम एफिशिएंसी का कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे. तो ऑब्वियसली फार्मूला तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे हम इसको पावर के पर्सपेक्टिव से यूज़ करेंगे. सही है. सो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट. सही है. व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द लैम्प. अब देखें, सबसे पहले उसने हमें इनपुट पावर तो बता दी है 6 वाट्स. सही है. तो डिनोमिनेटर तो इस वक्त हमारे पास प्रेजेंट है, लेकिन हमें निकालना है न्यूमरेटर. पेपर 1-2 जो मैंने इससे पहले सॉल्व किया, अगर आपने नहीं देखी अभी तक उसकी वीडियो, तो सबसे पहले जाके उसकी वीडियो देखें. और उसमें हमारे पास सेम इसी तरह का क्वेश्चन था एनर्जी की बेसिस पे, जहाँ पे हमारे पास एनर्जी वेस्टेड दी हुई थी. तो अब देखें, अगर हमारे पास वेस्टेड एनर्जी और इनपुट एनर्जी हो तो आउटपुट किस तरह निकालते हैं. इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज़ एनर्जी आउटपुट. सही है. इज इक्वल्स टू, या पावर आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट माइनस वेस्ट एनर्जी. सही है. जो हमारे पास एनर्जी या पावर इनपुट है और जो वेस्ट हो रही है, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें या डिफरेंस निकालें तो हमारे पास एनर्जी आउटपुट आ जाएगा. सही है. तो इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे. इनपुट है हमारे पास 6, वेस्टेड पावर कितनी है देखें, क्योंकि 6 हमारे पास है वॉट्स में, तो हमें जो यहाँ पे वेरिएबल चाहिए वेस्टेड का, वो भी हमारे पास वॉट्स में होना चाहिए, दैट इज़ पावर. तो पावर का हमें फॉर्मूला पता है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर पावर. अब एनर्जी यहाँ पे उसने हमें दी हुई 2.7 और टाइम है हमारे पास 3. तो इसको मैं कैलकुलेटर में पुट इन करता हूँ. तो मेरे पास जो पावर की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 2.7 डिवाइडेड बाय 3, ये आ रही है 0.9. सही है. तो 6 में से मैं माइनस करूँगा यहाँ पे 0.9. इस तरह मेरे पास जो पावर आउटपुट आएगी दैट इज़ 5.1. ओके, अंडरस्टूड. तो उसके बाद अब मैं इसको एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट इन कर दूंगा, बिकॉज अब मेरे पास पावर आउटपुट भी आ गई, पावर इनपुट भी आ गई. हेंस दिस इज़ 5.1 डिवाइडेड बाय 6. तो मेरे पास जो एफिशिएंसी आ रही है दैट इज़ 0.85. 0.85. तो अगर मैं इसको मैच करूं तो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी. सही है. यहाँ पे थिंग्स थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, लेकिन मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बताया, सो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया. क्वेश्चन 14. अ कैमरा इज़ टेकन अंडर वाटर एंड लेफ्ट एट अ डेप्थ ऑफ 8 meters. सही है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 × 10⁵ पास्कल्स. उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू दे दी. डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1000 kg/m3.
व्हाट इज़ द टोटल प्रेशर एक्टिंग ऑन द कैमरा। अच्छा, अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है द वर्ड टोटल, बिकॉज टोटल प्रेशर का मतलब है कि यहाँ पे हमें एग्जामिनर को लिक्विड प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन दोनों को ऐड करके हमें जो हमारे पास आंसर आएगा दैट वुड बी आवर फाइनल आंसर। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ लिक्विड प्रेशर निकाल के अपना आंसर चूज़ कर लेता है तो उसका आंसर रॉन्ग होगा, बिकॉज टोटल प्रेशर मीन्स बोथ द लिक्विड प्रेशर प्लस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही है, अगर उसने सिर्फ प्रेशर ऑफ लिक्विड बोला होता तो वी वुड कैलकुलेट ओनली लिक्विड प्रेशर एंड राइट इट एज आर आंसर। सो लेट्स स्टार्ट द वर्किंग। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की उसने वैल्यू दी हुई है। लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला हम सबको पता है, दैट इज़ pressure is equals to rho gh, where rho is the density, g is the acceleration of free fall and h is the depth. Okay, तो अब डेंसिटी उसने हमें दी है 1000 मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू 9.81 मल्टीप्लाई बाय डेप्थ दैट इज़ 8। तो यहाँ से मेरे पास जो लिक्विड प्रेशर आ रहा है, इसको मैं कैलकुलेटर में पुट इन करता हूँ। 1000 multiplied by 9.81 multiplied by 8, 78480, 78480। अभी मैं इसको राउंड ऑफ नहीं करूँगा टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, पहले मैं अपना फाइनल आंसर निकालूंगा। अब इसमें मैं ऐड करूँगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू 78480 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हमारे पास वैल्यू 100,000,000। हेंस मेरे पास जो टोटल प्रेशर आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 178,480। सही है, अब मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ टू 3SF, तो ये हो जाएगा 178,000। हेंस मेरा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी। सही है, आई होप यू अंडरस्टूड। Question 15. In which example are the particles in fixed positions? अच्छा, particles fixed positions में है, इसका मतलब इसने हमें यहाँ पे indicate कर दिया कि a particle is in solid form। सही है, that's a hint, that's a hint। तो part A, option A, ice in an ice cube, yes that can be considered। water in a lake, ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फिक्स पोजीशन में सॉलिड होता है और वाटर इन द लेक इज़ नॉट एट, द पार्टिकल्स आर नॉट एट फिक्स पोजीशन, दे आर मूविंग। एयर इन एन एयर बबल, दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज गैस आपको पता है कि कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होती है। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, दैट्स अगेन इनकरेक्ट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन ए, आइस इन एन आइस क्यूब। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 16. Question 16. A gas expands slowly and its temperature remains constant. What happens to the gas particles? A gas expands slowly. Expand slowly का मतलब है कि गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, सही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, बिकॉज अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बढ़ रही होती एंड वाइस वर्सा। अगर टेम्परेचर कम हो रहा होता तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होती, बट हियर द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, हेंस द काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कांस्टेंट। व्हाट हैपन्स टू द गैस पार्टिकल्स? दे मूव फर्दर अपार्ट एंड देयर एवरेज स्पीड डिक्रीजेस। अभी मैंने आपको बताया कि स्पीड और काइनेटिक एनर्जी इज अनचेंज्ड, हेंस ये ऑप्शन गलत है। ऑल्दो दे मूव फर्दर अपार्ट, दिस इज परफेक्टली फाइन, बट द सेकेंड पार्ट इज रॉन्ग। They move further apart and their average speed increases, again wrong. They move further apart and their average speed remains unchanged, that's perfect, because यहाँ पे उसने बता दिया कि स्पीड अनचेंज है बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है। They move further apart, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो पार्टिकल्स फर्दर अपार्ट मूव हो रहे हैं। They stay the same distance apart and their average speed decreases, again average speed decreases is wrong, and they stay the same distance apart, that's also wrong, hence the correct answer is option C. Question 17. The air in each of 4 syringes is slowly compressed so that the temperature of the air stays constant. Okay, so this is an important point, that the temperature of the air stays constant. The volume before and after compression for each syringe are given in the table. The air in all 4 syringes is initially at the same pressure. Which syringe shows the smallest pressure change? So इस क्वेश्चन की थ्योरी ये है कि यहाँ पे हमारे पास एयर को कंप्रेस किया जा रहा है इन मल्टीपल स्ट्रिंजेस। सही है, कंप्रेशन का मतलब यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब प्रेशर हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा होगा।
वाई इज़ दैट? क्योंकि बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्हेन द टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 4 केसेस हैं जिसमें वॉल्यूम को रिड्यूस किया जा रहा है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट प्रेशर चेंज। स्मॉलेस्ट प्रेशर चेंज हमारे पास इस तरह आएगा कि हम ये देखेंगे हमारे पास चारों ऑप्शंस में किस ऑप्शन में सबसे कम वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। जितना स्मॉलेस्ट वॉल्यूम का कंप्रेशन रेशो होगा उतना ही स्मॉलेस्ट प्रेशर चेंज होगा। ओके, तो अब यहाँ पे मैं सिंपली सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास चारों ऑप्शंस में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं फॉर द वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन एक्सेप्ट ऑप्शन सी एंड डी। तो मैं यहाँ पे एक रेशियो निकालता हूँ फॉर ऑल ऑफ द ऑप्शंस, और जिस कंप्रेशन रेशियो हमारे पास स्मॉलेस्ट आएगा इसका मतलब उस ऑप्शन में हमारे पास स्मॉलेस्ट प्रेशर चेंज होगा। सबसे पहले ऑप्शन ए में बिफोर कंप्रेशन वी हैड वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब एंड आफ्टर कंप्रेशन 10, तो मेरे पास रेशियो आया 5 का। फॉर ऑप्शन बी 100 डिवाइडेड बाय 50, तो मेरे पास रेशियो आया 2 का। फॉर ऑप्शन सी 400 डिवाइडेड बाय 25, तो मेरे पास रेशियो आया आई गेस 25 4 is 100, 8 is 216, and option D 400 डिवाइडेड बाय 100 दिस इज इक्वल्स टू 4। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम चेंज आया है जिसका मतलब कि हमारे पास वॉल्यूम यहाँ पे सबसे कम रिड्यूस हुआ है, दैट इज़ ऑप्शन बी। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी। अगर ये किसी को अनक्लियर है तो लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन कि यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वॉल्यूम हमारे पास रिड्यूस हो रहा है इन ईच ऑफ द 4 केसेस, और प्रेशर हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा होगा। सही है, हमें निकालना है स्मॉलेस्ट प्रेशर चेंज। डोंट कंफ्यूज इट लाइक दैट कि जहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा रिड्यूस होगा वहाँ पे प्रेशर सबसे कम इंक्रीज़ होगा, बिकॉज दैट्स नॉट थ्योरी। वॉल्यूम जितना कम रिड्यूस होगा उतना ही कम प्रेशर इंक्रीज़ होगा। ओके, बिकॉज हेयर थिंग वी आर कैलकुलेटिंग इज़ द प्रेशर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम चेंज। ओके, तो इस तरीके से इस थ्योरी से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 18। The temperature of a substance is measured with a liquid in glass thermometer. Which physical property changes so that the temperature can be measured? Okay. Option A length of the thermometer, B mass of the liquid, C specific heat capacity of the liquid, D volume of the liquid. लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स की जो बेसिक थ्योरी है वो हम सबको पता है कि जब लिक्विड इन ग्लास थ्योरी का थर्मोमीटर का आप टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो इवेंचुअली जो हमारे पास लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ होता है। अब जब ये लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है हैंस द लिक्विड राइजेज अप। सही है, फॉर एग्जांपल अभी अगर लिक्विड यहाँ पे है और जब आप वो टेम्परेचर गेम करेगा तो लिक्विड कैन मूव अप टू हेयर, तो यहाँ से वो अपनी रीडिंग ले लेते हैं थर्मोमीटर की कि कितनी आ रही है। सही है, तो द होल वर्क हेयर इज़ बेस्ड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, हैंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Question 19. Boiling and evaporation are different processes. Which statement is correct? Okay. A. Boiling only occurs at the surface of the liquid. This is wrong because evaporation only occurs at the surface of the liquid. Boiling occurs throughout the liquid. Boiling occurs throughout the liquid. This is wrong. Option B. Evaporation only occurs when the temperature of the liquid is high enough. This is again wrong because evaporation can occur at any time. Uh, evaporation does not need a constant temperature to get started or to end, क्योंकि evaporation जो है किसी भी वक्त start हो सकती है। It only occurs at the surface, तो जैसे ही आपके surface जो molecules हैं वो उनकी kinetic energy high होगी, evaporation would eventually begin. Hence this is also incorrect. Option C. Evaporation does not change the temperature of a liquid. This is also wrong because we all know that evaporation is a cooling process. जब high काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हमारे लिक्विड से escape कर जाते हैं, hence low kinetic energy molecules रह जाते हैं which cause cooling. Okay, so this option is also wrong. Eventually हमारे पास आंसर ऑप्शन डी है, but also study it. When a boiling liquid is heated, its temperature remains constant. That's perfect. Here the concept used is of latent heat. ओके, क्योंकि जब हमारे पास बॉइलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, और सॉलिड जो है सॉरी लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रही होती है, चेंज ऑफ स्टेट हो रही होती है। ओके, सो द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
Okay, I hope you all understood. Now let's move on to question 20. A glass beaker contains water. When the center of the base of the beaker is heated, a convection current is set up. ओके तो उसने हमें फिगर दी हुई जिसने कन्वेक्शन करंट की उसने हमें डायग्राम की इलस्ट्रेशन दिखाई हुई विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स दिस द evaporation of water molecules causes the water molecules to rise to the surface. This is wrong because अभी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि evaporation only occurs at the surface and it has no link with the rest of the liquid or it does not occur throughout the liquid. Option B, the expansion of water molecules. Now this statement would cause a student to stop itself here because everyone knows that water molecules cannot expand. The size of water molecules does not expand or decrease or compress or anything like that. So this option is eventually wrong. Option C, the water above the heat source rises because it becomes less dense. That's perfect because that's the first step of setting up a convection current, that the water molecules above the heat surface get absorb heat, get kinetic energy, becomes less dense, and etc. etc. Option D, the water at the side falls because it becomes less dense. The water at the side falls because no, that's wrong because हम हीटिंग हमारी जो हो रही है वो नीचे से हम इस ग्लास बीकर को हीट कर रहे हैं, तो कन्वेक्शन करंट हमारे पास इस तरह सेटअप होगा, नॉट फ्रॉम साइड्स, क्योंकि साइड से हम कोई हीटिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे. सो द करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. Question 21. A hot meal is supplied in a container made of shiny metal foil. Why does the container help to keep the food hot? अब यहाँ पे जो दो इम्पॉर्टेंट फोकस करने वाले वर्ड्स हैं दैट आर शाइनी मेटल. सही है. This will play a big role in this question. Why does the container help to keep the food hot? Option A. The container traps air which increases convection. This option is suitable. Let's leave it for a while. We'll discuss it later. Option B. The foil is a poor thermal conductor. अच्छा मैंने आपको बताया था कि जो दो वर्ड्स हैं शाइनी मेटल, these are the important words in this question. अब उसने हमें बता दिया कि this foil is made up of a metal and we know that metals are good thermal conductors. Okay, so this option is also incorrect. Shiny metal foil is a good absorber of infrared radiation. अब हमें ये पता है थ्योरी से कि शाइनी सरफेसेस जो होती हैं वो बैड एब्जॉर्बर्स होती हैं और बैड एमिटर्स होती हैं. सही है. लेट्स स्टेट इट डाउन. डल सरफेसेस हमारे पास जो होती हैं दैट आर गुड एब्जॉर्बर्स प्लस दे आर गुड एमिटर्स. ओके, वेयर एज हमारे पास जो शाइनी सरफेसेस होती हैं वो इनका वाइस वर्सा होती हैं because shiny surfaces are good good reflectors and poor absorbers and poor emitters. So option C, shiny metal foil is a good absorber of infrared radiation. That's incorrect. Option D, shiny metal foil is a poor emitter of infrared radiation. Now this option is also correct. Okay, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे why does the container help to keep the food hot. दो रीजन उसने हमें दिए हैं कि एक तो एयर जिससे कन्वेक्शन होती है विच इज़ ऑल्सो हीटिंग प्रोसेस एंड दिस इज़ अ पुअर एमिटर. अच्छा, वाई ऑप्शन डी हम इसको कंसिडर क्यों कर रहे हैं? सो लेट मी टेल यू फर्स्ट. यहाँ पे होगा ये कि जो हमारे पास हॉट मील है इस वक्त वो कंटेनर में ट्रैप्ड है. जब वो हॉट मील इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि हीट को रिलीज़ करेगा तो द शाइनी मेटल फॉयल वुड नॉट अलाउ द इंफ्रारेड रेडिएशन टू गो आउट फ्रॉम द कंटेनर. जैसे ही इंफ्रारेड रेडिएशन जो ही उससे हमारे मील से निकल रही होगी वो रिफ्लेक्ट होके दैट विल रिमेन इनसाइड द कंटेनर. वेयर एज अगर हम यहाँ पे डल सरफेस यूज़ करते तो वो इसको एमिट कर देती बाहर बिकॉज डल सरफेसेस आर गुड एमिटर्स. ओके, सो हमारे पास जो यहाँ पे पॉइंट है दैट इज़ कि इंफ्रारेड रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर कंटेनर के अंदर रहेगी. और ऑप्शन ए, द कंटेनर ट्रैप्स एयर विच इंक्रीजेस कन्वेक्शन. नाउ दिस इज़ नॉट द प्राइमरी रीज़न. ये हमें दिमाग में रखना ज़रूरी है बिकॉज एवरी वन नोज दैट एयर इज़ एन इंसुलेटर. बट यहाँ पे उसने पूछा है कि वाई डज द कंटेनर हेल्प टू कीप द फूड हॉट. इफ़ दिस वॉज अ डल सरफेस और तब भी यहाँ पे एयर ट्रैप होती, लेकिन तब ये फूड हॉट नहीं रहता क्योंकि जो मेन रोल है यहाँ पे फूड को हॉट रखने का दैट इज़ द इंफ्रारेड रेडिएशन, not air which is an insulator. Okay, so the option to be considered here is option D. Why not A? Because we know that air is a good insulator, but जो यहाँ पे main role, the primary reason of keeping the food hot is shiny metal foil. Okay, think it like that. There is a mirror and sunlight is reflecting off the mirror. Why is that? Because
मिरर जो है हमारे पास वो हीट को या इंफ्रारेड रेडिएशन को अपने पास से रिफ्लेक्ट करवा देता है. दैट डज नॉट एब्जॉर्ब हीट एंड द कन्वेक्शन अकर्स. दैट्स नॉट समथिंग लाइक दैट. ओके, सो दिस इज़ द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर. ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि ऑप्शन ए और डी में मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. बट रिमेंबर यहाँ पे जो मेन रोल हमारे पास है दैट इज़ ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसको हमारे पास शाइनी मेटल फॉयल रिफ्लेक्ट करवा रही है एंड इट रिमेन्स इन द कंटेनर. क्वेश्चन 22. Which quantity is defined as the number of wavelengths passing a point per second? As defined as the number of wavelengths passing a point per second, we all know that this quantity is called frequency. यहाँ पे उसने हमारे पास frequency की definition दी हुई है. ओके, सो एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन पोजीशन से हमारे पास कितनी हाइट कैरी की है वेव ने, दैट्स एम्पलीट्यूड. सो दैट्स रॉन्ग. फ्रीक्वेंसी इज करेक्ट. वेव स्पीड इज एक्चुअली फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेव लेंथ इक्वल्स एफ लेमडा. तो अगर उसने आप इस चीज़ की हमें डेफिनेशन दी हुई होती है, इट कंसिडर स्पीड नॉट वेव लेंथ. वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव curves or crests or any point on the wave, but that should be consecutive. This is the important thing to keep in mind. So that's incorrect. The correct answer is option B. Now let's move on to question 23. A plane mirror forms the image of an object. Question 23. A plane mirror forms the image of an object. What are the characteristics of the image formed? A very simple question. Plane mirror से हमारे पास जो image form होती है that is a virtual image. ये ऐसा क्यों है? क्योंकि लाइट रेज जो है यहाँ पे इन रियल मीट नहीं कर रही होती. ओके, दे आर मीटिंग एट, वी जस्ट अज्यूम कि लाइट रेज हमारे पास मीट करी है, तो दैट्स वाई इट्स अ वर्चुअल इमेज और दैट्स द सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. इट वाज अ थ्योरी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन 24. A ray of light strikes the surface of a glass block at an angle of incidence of 45 degrees. The refractive index of the glass is 1.8. What is the angle of refraction inside the block? अच्छा, तो यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. दैट इज़ n इज इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्रीज और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.8. हेंस 1.8 इज इक्वल्स टू साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन आर. तो साइन आर हमारे पास आ जाएगा साइन 45 डिवाइडेड बाय 1.8. तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आएगी ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो होगी r इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 45 डिवाइडेड बाय 1.8. इस पूरे को मैं कैलकुलेटर में पुट करता हूँ. तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है दैट इज़ 23.1 डिग्रीज. इसको मैं राउंड ऑफ करूँ टू 2SF, तो मेरे पास जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ 23 डिग्रीज. ओके, तो मेरे पास यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है 23. Hence option A is the correct answer. Question 25. Which diagram shows rays of light passing through a converging lens? अब देखिए, उसने हमें 4 सिनेरियोज दिए हैं जिसमें लाइट रेज उसने मल्टीपल डायरेक्शंस दिखाई हुई हैं और हमें इन सिनेरियोज के बेस पे हमें जज करना है कि कौन सा लेंस हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस का रोल प्ले कर रहा है. ओके, तो अब देखें, कन्वर्जिंग लेंस हमें पता है कि दो पैरेलल आने वाली लाइट रेस को कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्ज कर देता है और मीट करवा देता है एक पॉइंट पे. सो लेट स्टार्ट ऑप्शन ए. ऑप्शन ए में दो लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं एंड देन दे डाइवर्ज, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. इफ़ इट वाज अ कन्वर्जिंग लेंस, अगर ये कन्वर्जिंग लेंस होता तो लाइट रेज वुड मूव इन दिस डायरेक्शन एंड दे वुड मीट एट अ पॉइंट. ओके, लेकिन यहाँ पे दैट्स इसका ऑपोजिट काम हो रहा है और यहाँ पे जो काम हो रहा है दैट्स ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस. हेंस ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट. नाउ ऑप्शन बी. अब देखिए, ऑप्शन बी में हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? ऑप्शन बी में प्रॉब्लम ये है कि लाइट रेज हैं हमारे पास दैट आर नॉट पैरेलल. वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं आ रही. दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. तो अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक टेक्निक या मैं आपको एक टिप देता हूँ. दैट इज़ कि आप लाइट का ओरिजिनल पाथ बना लें कि अगर ये लाइट रे किसी लेंस से पास ना करती देन इट वुड गो इन विच डायरेक्शन. सो ये लाइट रे इस डायरेक्शन में जाती और द सेकेंड लाइट रे दैट वुड गो इन दिस डायरेक्शन. इससे हमारी जजमेंट आसान किस तरह होती है? इससे जजमेंट इस तरह आसान होगी कि अब देखें, अब दिस लाइट रे वुड गो इन दिस डायरेक्शन. सही है. अब अगर ये लाइट रे इन्वर्ट्स हो गई,
इसका मतलब कि दिस इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस। वेयर एज अगर ये लाइट रे आउटवर्ड्स जा रही होती अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, देन दिस वुड बी अ डाइवर्जिंग लेंस। ओके, इससे हमारी जजमेंट बहुत आसान हो गई। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो लाइट रे हमारे पास मूव्ड इनवर्ड्स, नॉट फ्रॉम इट्स डायरेक्शन, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, हैंस ये जो है एक कन्वर्जिंग लेंस है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नाउ ऑप्शन सी में इसी डायग्राम का हमारे पास ऑपोजिट है। आप ये देखें, इस ऑप्शन में हमारे पास अगर ये लाइट रे कन्वर्ज या डाइवर्ज ना होती, जो कि अभी हमें नहीं पता, सो दिस वुड गो इन दिस डायरेक्शन। सही है। अब यहाँ पे अगर ये इस डायरेक्शन में जाती, अब हमें ये जज करना है कि ये लाइट रे कन्वर्ज हुई है या डाइवर्ज हुई है। नाउ अब आप ये देखें, दिस इज़ द डायरेक्शन इन विच इट वुड गो इफ़ इट डिड नॉट पास थ्रू अ लेंस। तो अगर ये कन्वर्जिंग लेंस होता, देन द लाइट रे वुड हैव मूव इन इनवर्ड्स लाइक दिस। ओके, इट वुड हैव मूव इन इनवर्ड्स। वेयर एज यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लाइट रे आउटवर्ड्स मूव हुई है, विच इज़ अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन, हैंस दिस इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस। सो दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन डी में तो ये वाजे है कि लाइट रे जो है दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर in a diverging position, hence option D is also incorrect. So the correct answer is option B. I hope आप लोग को clear होगा, समझ आ गया होगा. Now let's move on to question 26. A beam of white light is incident on a glass prism. X and Y are two ends of the visible spectrum. अब ये जो two ends है, अब हमें जज करना है. We know that the two ends are violet and red. Okay, और बीच में इनके multiple colors आते हैं, which like indigo, blue, green, yellow, orange. Now the two ends are violet and red. अब हमें ये जज करना है इसमें से कौन सा वायलेट है और कौन सा रेड है। ये जज करने के लिए आप देखें कि हमारे पास वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, विच मीन्स फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब है कि वायलेट हमारे पास सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होती है। तो इधर सबसे कम हमारे पास रिफ्रैक्ट हुई है एक्स, विच मीन्स एक्स इज़ द रेड कलर विच हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी and largest wavelength, and this is violet, and Y is violet, which has the largest frequency and smallest wavelength. Okay, now which statement is correct? All light rays travel at the same speed in the prism. This is wrong because लाइट रेज जो जैसी प्रिज्म में एंटर करती हैं तो वो डिफरेंट स्पीड्स पे ट्रैवल करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ्स. द लाइट एट एक्स हैज़ अ लोअर फ्रीक्वेंसी दैन द लाइट एट वाई. अब एक्स के पास फ्रीक्वेंसी लोअर है, वाई के पास ज़्यादा है, सो दैट्स करेक्ट. द लाइट एट एक्स रिफ्रैक्ट्स मोर एज इट लीव्स द प्रिज्म दैन एट लाइट वाई. एक्स पे मैंने आपको बताया रेड कलर रिफ्रैक्ट्स लेस एंड violet refracts more, hence this option is also incorrect. The white light refracts away from the normal as it enters the prism. अब refracts away from the normal as it enters the prism, हमें पता है कि ये अभी एयर में है which is a less dense medium और glass या prism is a more dense medium. अब जैसे ही white light एक less dense से more dense prism में जाती है, so it moves towards the normal, and this is a theory, we know that. So this option is also incorrect, hence the correct answer is option B. Which components, question 27, which components of the electromagnetic spectrum are used to communicate from a remote controller to a television set and from the earth to a satellite? That's a simple question. First let's judge earth to the satellite. तो हमें पता है कि स्पेस में जितनी हमारी earth to the satellite कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू माइक्रोवेव्स होती है, and either A is correct or C. And remote controller to TV set, obviously light का electromagnetic spectrum के कोई काम नहीं है in the communication from a remote controller to a TV set. That's only through the infrared radiation or radio waves. So option A is correct. Question 28. A student claps his hands in front of a wall and hears the echoes. He claps at the same moment as he hears the echo of the previous clap. Understanding this line is very important क्योंकि उसने बोला he claps at the same moment as he hears the echo of the previous clap, which means this is the first instant when he claps. Okay, for example, this is the first instance at he claps, so the sound hits the wall, then reflects back, and as soon as he hears this sound he claps again. Okay, so that's what this line means. Another student starts a stopwatch on the first clap and stops it on the 11th clap.
नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द होल क्वेश्चन. देखो अब जो पूरी हमारा पूरा क्वेश्चन है ना वो इस लाइन पे बेस्ड है, बाकी तो हम सिर्फ फार्मूलाज अप्लाई करेंगे. वो ये बोल रहा है कि अ स्टूडेंट स्टॉप्स इट ऑन द 11th क्लैप. इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट ने देखे फर्स्ट क्लैप की, साउंड वापस आया, एंड देन ही डज द सेकंड क्लैप. सही है. देन सेकंड क्लैप हुई, साउंड रिफ्लेक्ट्स बैक, ही हियर्स द एको एंड ही डज द थर्ड क्लैप. फॉर इंस्टेंस अगर वो हमसे यहाँ पे बोलता कि द स्टूडेंट स्टॉप सिट ऑन द थर्ड क्लैप, तो थर्ड क्लैप का मतलब ये होता है कि हमारे पास टोटल 2 क्लैप्स का उसने हमें टाइम दिया हुआ होता, क्योंकि जैसी थर्ड क्लैप होती द स्टूडेंट वुड हैव स्टॉप द स्टॉप वॉच. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1.2 सेकेंड्स होता फॉर द थर्ड क्लैप, तो हम 1.2 को डिवाइड बाय 2 करते और उससे हमारे पास जो भी आंसर आता है उससे हम अपनी वर्किंग वगैरह कर लेते. सही है. तो अंडरस्टैंडिंग दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड क्लैप का मतलब हमें उसने 2 क्लैप्स का टाइम दिया हुआ है. इसी तरह जब वो 10th क्लैप पे आएगा, ही डज द 10th वन, the sound goes reflect, then reflects, he hears the echo, then he does the 11th. As soon as the student does the 11th clap, another student stops the stopwatch, which means अब हमारे पास जो total time है वो हमारे पास है 10 claps का. सही है. I hope you all understood this concept of the question. अब उसने हमसे बोला the reading on the stopwatch is 9.4 seconds and the speed of sound is 320 meters per second. 9.4 seconds means we have the time of 10 claps, that is 9.4 seconds. सही है. This is the total time for 10 claps. उसने हमें साउंड की स्पीड बता दी. What is the distance x between the student and the wall? सो अब हमें पता है कि साउंड की स्पीड का फॉर्मूला जब एको के लिए हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ स्पीड इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. अच्छा, अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए बिटवीन द स्टूडेंट एंड द वॉल. उसने हमें 10 क्लैप्स का टोटल टाइम दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम 1 क्लैप का टाइम निकाल लेते हैं कि वो कितना आ रहा है. उसके बाद हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट 10 क्लैप्स का टाइम पुट नहीं कर सकते, दैट्स ऑब्वियस. तो फॉर द टाइम ऑफ 1 क्लैप हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम रख लेते हैं x सेकेंड्स. इवेंचुअली x हमारे पास आएगा 9.4 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय 10. इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फॉर 1 क्लैप, टाइम की वैल्यू आ जाएगी फॉर 1 क्लैप. तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ. 9.4 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 0.94. 0.94 seconds is the time for 1 clap. सही है. सो लेट्स पुट इट इन द क्वेश्चन. उसने हमें साउंड की स्पीड बताई हुई है 320, तो ये हो जाएगा 320 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x विच इज़ द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 0.94. अब हम x तक कैसे पहुँचेंगे? 320 मल्टीप्लाइड बाय 0.94 and then divided by 2, that would be equal to x. सही. let's put it in the calculator. 320 multiplied by 0.94 divided by 2. तो मेरे पास साउंड की वैल्यू आ रही है x is equals to 150.4. राउंड ऑफ करें 2 सिग्निफिकेंट में, तो द आंसर वुड बी 150 meters. I hope you all understood. तो the correct answer is option B. Now let's move on to question 29. Question 29. A compass is placed close to a strong bar magnet and pivots to the position shown. Which type of magnet is a compass needle and what is pole X? तो सबसे पहले तो उसने हमसे बिल्कुल बेसिक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है. वी ऑल नो दैट अ कंपास नीडल इज ऑलवेज अ परमानेंट मैग्नेट. सो वी एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस एंड नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस लेफ्ट. सो अब देखें, उसने हमसे पूछा कि एक्स जो है वो पोल कौन सा है. तो सबसे पहले तो हमें ये थ्योरी पता होनी चाहिए कि जब एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जब हमें कंपास प्लेस करते हैं, सो द कंपास नीडल पॉइंट्स टेंजेंट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके. अब टेंजेंट का मतलब ये है कि कंपास की नीडल डाउनवर्ड फेस कर रही है. इसका मतलब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना वो भी डाउनवर्ड्स होगी. लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दैट. ये होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दैट वुड बी डाउनवर्ड्स. इसकी वजह से जब हमने यहाँ पे कंपास प्लेस किया तो द कंपास नीडल इज ऑल्सो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. इन द सेम वे ऑन द राइट हैंड साइड दिस वुड बी द सेम. तो ये हमारे पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड. अब इससे तो हमने ये तो जज कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स है. अब हमें पोल एक्स को जज करना है. सो अब आप देखें, मैं एक बार मैग्नेट बनाता हूँ.
दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ साउथ। सिर्फ याद कराने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होती है हमेशा। सो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। आई हैव मेड अ रफ ड्राइंग ऑफ दिस वन। नॉर्थ से साउथ हमेशा हमारी मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करती है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको जज करूँ, विच मीन्स के एक्स जो है दैट इज़ अ नॉर्थ पोल, एंड यहाँ पे पोल वाई होगा दैट इज़ अ साउथ पोल. So X is a north pole and the needle is a permanent magnet. Hence the correct answer is option C. Okay, so now let's move on to question 30. Let's begin. Question 30. Plastic and wool are insulating materials. Samples of plastic and wool are rubbed together. This causes a transfer of electrons. Which law shows the direction of electron transfer and the final charge on both materials? देखें, सबसे पहले फाइनल चार्ज हम इस तरह जज करेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन्स के गेन और लूज़ देखेंगे, कौन इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है और कौन लूज़ कर रहा है। उसके बेसिस पे हम अपना फाइनल चार्ज जज करेंगे। टू रिमाइंड यू ऑफ द थ्योरी कि अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है, इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन हो रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ बिकमिंग नेगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रही है, दैट मीन्स इट इज़ गेनिंग अ पॉजिटिव चार्ज। दिस इज़ द की दैट यू हैव टू रिमेंबर व्हेन जजिंग योर आंसर। सही है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वक्त गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से पॉजिटिवली चार्ज। वाई इज़ दैट? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव इन नेचर। ओके, सो अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन्स गेन करी है तो हैंस इट वुड ऑल्सो बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। लेट्स स्टार्ट. Plastic gains electrons and wool loses electrons. Plastic is gaining electrons, which means it should be negative and wool should be positive. Neutral, positive. This is wrong. So option A is wrong. Option B. Plastic gains electrons, wool loses electrons, which means plastic should be negative and wool should be positive. That's perfect. Option 3. Plastic loses electrons and wool gains electrons, which means plastic should be positive and gains. Plastic should be positive, yes, and wool should be negative. No, that's wrong. Again, plastic loses electrons and wool gains electrons. Plastic should be positive, yes, it's right. Gains electrons, so it should be negative, but it's neutral, hence it's also wrong. So the correct answer is option B. I hope you all understood. Which circuit contains a heater and a fuse? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको सिंबल्स याद होने चाहिए। फ्यूज़ का सिंबल तो आई होप सबको याद होगा कि फ्यूज़ हैज़ लाइन सर्किट पासिंग थ्रू इट, वेयर एज जो हमारे पास हीटर का सिंबल होता है दैट इज़ वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ. इट्स समथिंग लाइक अ ब्लॉक ऑफ ब्रिक्स और समथिंग लाइक दैट. तो दैट्स फॉर अ हीटर एंड दिस रिप्रेजेंट्स अ फ्यूज़. तो अब सर्किट देख लें जिसमें दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, दैट कंटेन्स अ हीटर एंड अ फ्यूज़. आई कैन सी ऑप्शन बी only as the perfect answer, so the correct answer is option B. Okay, now let's move on to question 32. Question 32. Now this is a tough one and a technical question. Question 32. A light dependent resistor LDR is to be used as an input sensor for an intruder alarm circuit. When there is no light on the LDR, the lamp switches on. The resistance of the fixed resistor is less than that of the lamp. Which diagram shows the circuit? अब देखें, सबसे पहले तो यहाँ पता है आपको जज क्या करना है. दैट इज़ के व्हेन देयर इज़ नो लाइट ऑन द LDR द लैम्प स्विचेस ऑन. इसका मतलब ये है कि हमारा जो LDR का कनेक्शन होगा, द कनेक्शन ऑफ LDR शुड बी विथ द लैम्प. बिकॉज देखें, अब जब इस LDR पे ऐसा क्यों है, क्योंकि जब LDR पे लाइट नहीं पड़ेगी, LDR वुड बी डार्क, तो उसकी रेजिस्टेंस हाई होगी. बिकॉज वी ऑल नो दैट लाइट ऑन LDR इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. तो जब LDR पे लाइट नहीं पड़ेगी तो LDR की रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होगी. सही है. जिसकी वजह से क्या होगा कि करंट LDR पे जाने के बजाय करंट वुड फ्लो थ्रू द लैम्प, हैंस द लैम्प वुड लाइट अप. दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट वी वुड बी यूजिंग. बिकॉज अब देखें अब क्या होगा, अब जब LDR पे लाइट पड़ेगी विच मीन्स द रूम वुड बी ब्राइट, तो LDR की रेजिस्टेंस लो हो जाएगी, हैंस द करंट वुड नॉट ट्रैवल थ्रू द लैम्प, द करंट वुड ट्रैवल थ्रू द LDR. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट जो कि हमें यहाँ पे यूज़ करना है. तो ये सारी चीज़ें एक सीरीज सर्किट में कनेक्ट होंगी, विच मीन्स के ये आपकी बैटरी है
सही है। और इस तरह से यहाँ पे हमारे पास फिक्स रजिस्टर होगा इन सीरीज़। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे LDR होगा, LDR से हमें कनेक्शन मिली हुई होगी लैम्प को, और उसके बाद ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। वी हैव टू फाइंड समथिंग लाइक दैट। सो द करेक्ट एंड द सूटेबल आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। यहाँ पे ये रजिस्टर, अब A, C एंड D आर मल्टीपल रजिस्टर्स। अब देखें C में तो सबसे पहले C को देखते ही रिजेक्ट कर देना चाहिए, बिकॉज C इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट सर्किट, क्योंकि करंट को यहाँ पे फ्लो करने का चांस मिल गया, बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड रजिस्टर इज़ लेस देन दैट ऑफ द लैम्प। तो ऑब्वियसली करंट वुड टेक दिस रूट और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और ऑप्शन ए को अगर आप देखें तो ऑप्शन ए में क्या होगा कि जब LDR पे लाइट नहीं होगी तो LDR की रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होगी, जिसकी वजह से करंट LDR से नहीं फ्लो करेगा, हैंस द करंट वुड फ्लो थ्रू अ फिक्स्ड रजिस्टर और लैम्प वुड नॉट लाइट। ओके। और ऑप्शन डी में सारे सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो इस तरह हमारे पास लैम्प को बहुत कम लाइट मिलेगी और नेग्लिजिबल मिलेगी, तो लैम्प वुड नॉट लाइट अप। हैंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू ऑल अंडरस्टूड नाउ। That's pretty simple question. Question 33. A potential difference of 4 volts produces a current of 3 ampere in a resistor. How much energy is transferred to thermal energy during 10 seconds? So the formula of energy that I would be using here is energy is equals to IVT. Okay, I यहाँ पे current को represent कर रहा है, V voltage को और T time को. So energy is equals to I, that is current 3 amperes, voltage is 4 volts and energy transferred is time is 10 seconds. तो मेरे पास यहाँ पे correct answer आएगा, that is 120 joules. Okay, so the correct answer is option D. So now let's move on to question 34. Question 34. The diagram shows a generator. Now hearing the word generator, the first instant that should come to a student is AC generator. Okay, so this diagram is talking about an AC generator. उसने हमें पूरे फिगर बनाई हुई है एंड ही इज़ आस्किंग व्हाट आर एक्स एंड वाई. सो दैट्स प्रिटी सिंपल, क्योंकि हमें पता है कि AC जनरेटर के अराउंड हम 2 स्ट्रॉन्ग परमानेंट बार मैग्नेट्स प्लेस करते हैं, जिसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसके थ्रू. सही है, तो दैट वुड बी अ साउथ पोल. दैट्स सिंपल. तो वी हैव 2 ऑप्शंस एलिमिनेटेड एंड वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन C एंड D. नाउ वी हैव टू डिसाइड वेदर दीज आर स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स और स्लिप रिंग्स. ओके, तो अगर यहाँ पे एक DC मोटर उसने बोला होता सो दीज वुड बी स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, दैट वुड बी. लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक AC जनरेटर है एंड वी ऑल नो दैट एन AC जनरेटर यूजेस स्लिप रिंग्स, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D. सो नाउ question 35. The diagram shows a loudspeaker that is producing sound. A student writes 4 sentences about the loudspeaker. Now before reading these 4 sentences, आपको पता होना चाहिए कि एक loudspeaker का mechanism क्या होता है. Basically this is a coil of wire mounted around a permanent magnet and this is a cone. सही है. अभी देख सकते हैं सारी चीज़ें आपस में लिंक है. तो होता ही है कि इस coil of wire से एक alternating current आता है. Alternating I mean changing. Okay, that's not a fixed current, that's an alternating current. जिसकी वजह से यहाँ पे ये कॉइल ऑफ वायर में जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करती है. हैंस यहाँ पे एक होती है प्रोड्यूस फोर्स. सही है. दिस फोर्स, जहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस होती है, दैट कॉजेज द कॉइल, दिस फोर्स कॉजेज द कॉइल टू मूव बैक एंड फोर्थ. अब क्योंकि ये कॉइल जो है हमारे पास कोन से कनेक्टेड है, हैंस द कोन ऑल्सो मूव्स बैक एंड फोर्थ, जिसकी वजह से हमारे पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर. दिस इज़ द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ अ लाउड स्पीकर. देयर इज़ अ डायरेक्ट करंट इन द कॉइल ऑफ वायर. अभी मैंने आपको बताया कि ये करंट ऑल्टरनेटिंग होता है, चेंजिंग होता है, हैंस दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट. द करंट इन द कॉइल प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. दैट्स परफेक्ट, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. A force is produced on the coil of wire attached to the cone. Brilliant, that's also perfect. अभी मैंने आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होती है इंटरैक्शन की वजह से. द कोन स्पिन्स अराउंड ड्यू टू द फोर्स. नाउ दिस इज़ द कन्फ्यूजिंग लाइन, क्योंकि स्टूडेंट्स ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे फोर्स से कि दे डोंट, क्योंकि आप देखें आप इतनी रश में होते हैं कि आप लोग इन अ हरी आप लोग ये डिसाइड नहीं करते कि वेदर इट स्पिन्स और इट मूव्स बैक एंड फोर्थ. तो दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि the cone does not spin, the cone moves back and forth. So this is also incorrect, hence the correct answer is 2. Correct statements are 2 and 3, so the correct answer is option C. Hope you all understood. Now let's move on to the next question.
Question 36. A step down transformer changes 240 volts to 12 volts, which means कि अभी मुझे बता दी step down transformer है. There are 600 turns on the primary coil. How many turns are on the secondary coil? अब इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल मेथड ये है यहाँ पे कि हम यहाँ पे रेशो लगा दें. रेशो पे क्यों? क्योंकि अब आप देखें हमारे पास 240 वोल्ट्स पे 600 टर्न्स हैं, सही है. इसी तरह हमारे पास 12 वोल्ट्स पे कितनी टर्न्स होंगी, दैट इज़ एक्स, सही है. दैट्स एन अनडिफाइंड वेरिएबल. अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 600 मल्टीप्लाई बाई 12 एंड दिस होल इज़ डिवाइडेड बाई 240. इस तरह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो टोटल टर्न्स कितनी है सेकेंडरी कॉइल पे. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल मेथड जिसके थ्रू आप टर्न्स निकाल सकते हैं, क्योंकि सवाल काफ़ी रिपीटेड है. आप रिसेंट पास्ट पेपर्स में भी देखेंगे सवाल बहुत पूछा गया. सो द करेक्ट आंसर इज़ x की वैल्यू आ रही है 30. सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी. होप यू ऑल अंडरस्टूड. Question 37. Alpha particles are directed at a thin gold foil. Only a very small proportion of the alpha particles are deflected through very large angles. Which fact about the nuclei of the gold atoms is not a conclusion of this experiment? अब ये जो बात कर रहा है इज़ टॉकिंग अबाउट द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था कि उसने अल्फा पार्टिकल्स को डायरेक्ट किया था ऑन अ न्यूक्लियस ऑन एटम, और उसके थ्रू उसने जो है मल्टीपल चीज़ों की कंक्लूजन ली थी. अब वो हमसे पूछ रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद कौन सी चीज़ कंक्लूड नहीं हुई. सो लेट्स रीड. दे आर सराउंडेड बाय मोस्टली एम्प्टी स्पेस. दैट्स परफेक्ट, क्योंकि उसने डिस्कवर किया था कि एटम इज़ मोस्टली एन एम्प्टी स्पेस. ओके. और दे आर वेरी सॉरी विच फैक्ट अबाउट न्यूक्लियर ऑफ द गोल्ड एटम्स इज़ नॉट अ कंक्लूजन. यस. सो न्यूक्लियर जो है उसमें मोस्टली एम्प्टी स्पेस, सो दे आर वेरी स्मॉल. यस, दैट्स परफेक्ट, बिकॉज ये बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड होता है एक आपके gold foil के nuclei, hence it's very small. They contain most of the mass of the atom. That's brilliant. That's also a conclusion of this experiment. They contain protons and neutrons. अब इस एक्सपेरिमेंट से ऐसी कोई चीज़ कंक्लूड नहीं हुई थी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स होते हैं. लेटर जाके हमने डिस्कवर वगैरह किया होगा या शायद ना. दैट्स समथिंग नॉट टू बी डिस्कस्ड. ओके. तो ये हम कंक्लूड नहीं कर पाते इस एक्सपेरिमेंट से. हेंस दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट. तो हमारे आंसर जो हो गया दैट इज़ ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हम जो है कंक्लूड कर चुके थे. डोंट गेट कंफ्यूज बाय द टिक्स एंड द क्रॉस, बिकॉज ये मैंने सिर्फ इंडिकेट करने के लिए बताया कि हम क्या क्या कंक्लूड कर चुके हैं क्या क्या नहीं. क्वेश्चन 38. अ रेडियो एक्टिव सोर्स ओनली एमिटिंग गामा रेडिएशन इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ रेडिएशन डिटेक्टर विच मेजर्स द काउंट रेट. वॉट मस्ट कॉज द काउंट रेट टू इंक्रीज. अब हमें देखना है कि काउंट रेट किन किन चीज़ों से इंक्रीज़ हो सकता है. A thick sheet of lead placed between the source and the detector. इससे क्या होगा कि हमें पता है गामा रेडिएशंस जो होती हैं वो लेड से स्टॉप हो जाती हैं. सही है. लेड से गामा रेडिएशंस रुक जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो काउंट रेट है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज. सो दिस ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट बिकॉज दिस वुड कॉज द काउंट रेट टू डिक्रीज. अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्लेस्ड बिटवीन द सोर्स एंड द डिटेक्टर. वी ऑल नो कि एक मैग्नेटिक फील्ड का गामा रेडिएशंस पे कोई असर नहीं होता, बिकॉज गामा रेडिएशंस आर न्यूट्रल अनलाइक अल्फा और बीटा दैट गेट अफेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. द काउंट रेट वुड स्टे सेम. द रेडियो एक्टिव सोर्स मूव्ड क्लोज टू द डिटेक्टर. दैट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर हम एक रेडियो एक्टिव सोर्स को डिटेक्टर के करीब ले जाएंगे तो एयर में गामा रेडिएशन जाने के बजाय अब वो डिटेक्टर में जाएगी, हेंस द काउंट रेट वुड इंक्रीज. सो दैट्स गुड. The detector moved further away from the radioactive source. इससे क्या होगा, इससे भी हमारी काउंट रेट डिक्रीज़ होगा, बिकॉज जैसे आप एक डिटेक्टर को गामा रेडियोएक्टिव सोर्स दूर लेके जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस वुड गो इन द एयर एंड नॉट इन द डिटेक्टर. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन 39. न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ वन सोर्स ऑफ एनर्जी. व्हाट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन. ऑप्शन ए द डिके ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जब दो स्मॉलर न्यूक्लियाइज जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और वो एक लार्जर न्यूक्लियाई फॉर्म कर लेते हैं, तो न्यूक्लियस फॉर्म कर लेते हैं ये न्यूक्लियाई, तो दैट्स कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन. सही है. विच रिलीजेस वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये प्रोसेस सिर्फ स्पेस में होता है. नाउ द डिके ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, दैट्स इनकरेक्ट, क्योंकि इससे अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलती हैं. दैट्स नथिंग टू डू विद अ न्यूक्लियर फ्यूजन. द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ टू न्यूक्लियाई टू मेक अ लार्जर न्यूक्लियस, दैट्स परफेक्ट.
द मेल्टिंग ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज़ अभी तक न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेंट नहीं हुई है, हो गई, आई डोंट नो, बट दैट्स नथिंग टू डू विद न्यूक्लियर फ्यूजन. The splitting of a nucleus into two lighter nuclei, that's the process of nuclear fission, not fusion. So that's also incorrect. So the correct answer is option B. So now let's move on to the next question, which is the last one of this paper. Question 40. Which statement is correct? A. The orbital speed of the Earth around the Sun is 2 pi multiplied by average diameter divided by orbital period. So we all know that the formula for the orbital speed is 2 pi multiplied by the average radius of the orbit divided by the orbital period. So the terminology we use here is the average radius, not the average diameter. Hence this option is correct. Option B. The orbit of the Earth around the Sun is an ellipse. Yes, that's correct. That's perfect because the Earth has an elliptical orbit. जहाँ तक मुझे याद है तो Earth is tilted to I think 23 or 22 degrees from the vertical, hence it's not a proper circle. The Earth has an elliptical orbit, that's why. Option C. The moon takes approximately 1 month to orbit the sun. That's incorrect. The moon takes 1 month to orbit the Earth, not the sun. Option D. Light from the sun takes 5 minutes to reach the Earth. We all know that's incorrect. Hence the correct option is answer is option B. The orbit of the Earth around the sun is an ellipse. So now we have completed this paper, physics May-June 2024 and paper 1-1. I hope you liked this video. I hope you understood all the questions. अगर अभी भी कोई क्वेश्चन अनक्लियर हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. I'll be available there. And like this video, subscribe to the channel so that you stay tuned for the next videos. Thank you very much. Allah Hafiz.